everyone, I hope you all are doing well and great. And here I am, your biology faculty Varsha ma'am from iQuanta for your NEET exam. और आज मैं स्पेसिफिकली यहाँ पर इसीलिए आई हूँ ताकि आपके कुछ क्वेश्चंस यहीं से आपके कुछ क्वेश्चंस यहीं से आपके पेपर में सीधे आपको मिल जाए। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, इस सेशन को कंप्लीट देखो बच्चों। और एंड आई एम टेलिंग यू कि इसमें ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट रिपीटेड PYQs, जो कि 100% किसी ना किसी वे में हर साल आपके नीट के पेपर में ज़रूर होते हैं। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं आज का। तो इसलिए क्या पेपर लीक हो गया है? लीक नहीं हुआ है बच्चों, बट हाँ ये जो है पेपर काफ़ी ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस जो है काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन, ओके। So, see, here is the first question. Following are the stages of cell division. First is A, gap 2 phase, B, cytokinesis, synthesis phase, karyokinesis and gap 1 phase. So basically these are the options जो कि आपको दिए गए हैं और इनमें से आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है स्टेजेस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो बच्चों ऐसा है कि जब तक आपका माइटोसिस और मेयोसिस वाला चैप्टर क्लियर नहीं होगा तब तक आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो बच्चों अगर डिटेल्ड में आपको देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे माइटोसिस मेयोसिस का भी लेक्चर है, तो वो भी देख सकते हो। अदरवाइज मैं तो आपको यहाँ पर शॉर्टकट बताने ही वाली हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये जो फेजेस है चलो देखते हैं इनके ऑप्शंस में और ये आंसर्स कैसे होंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं बात करूँ तो अगर हम फेज की बात करें तो सबसे बेटा पहले क्या आता है? G1 फेज। पहले हम किसकी बात करते हैं? इंटरफेज की, जो कि बेसिकली क्या होता है? रेस्टिंग फेज होता है ना। दो सेल मतलब बेसिकली डिवीजन, सेल डिवीजन, दो सेल डिवीजन के बीच का जो टाइम पीरियड होता है जब सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है फॉर द नेक्स्ट डिवीजन, उसी को अपन बोलते हैं इंटरफेज। और उसी इंटरफेज का ये सब फेजेस है, दैट इज G1, S phase and G2 phase. Now G1 phase is also known as gap 1 phase, S phase is also known as synthesis phase and G2 phase is also known as gap 2 phase, जहां पर बेसिकली सेल अपने आप को completely prepare कर रही है, okay? And after that what happens? Karyokinesis base is basically जहां पर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। और अगर मैं karyokinesis के भी सब फेजेस की बात करूं तो that is divided into 4 सब फेजेस। Those are प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो आप सबने बच्चों पढ़ा ही होगा, बट हाँ अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आप वो लेक्चर देख सकते हो। एंड देन लास्ट वन इज साइटोकाइनेसिस, सॉरी दिस वन विल बी लाइक दिस। साइटोकाइनेसिस में बेसिकली साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है एंड फाइनली सेल गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। तो इस तरीके से तो अगर हम आंसर देखें तो आंसर विल बी क्या होगा बच्चों? आंसर विल बी 4। तो सबसे फर्स्ट इवेंट जो होगा वो क्या होगा? दैट गैप 1 फेज। फर्स्ट इवेंट विल बी गैप 1 फेज एंड द सेकंड, उसके बाद क्या आएगा बेटा? गैप 1 के बाद फिर सिंथेसिस फेज आता है, क्योंकि यहाँ पर देखो बच्चों काफी सारी प्रिपरेशन हो जाती है। फिर सिंथेसिस में क्या होता है? यहाँ पर बेसिकली किस चीज का सिंथेसिस होता है? बताओ कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताओ। सिंथेसिस में मतलब किसी भी चीज का बनना, सिंथेसिस मतलब बनना, ठीक है। फिर गैप 2 फेज में जो भी बाकी सारी चीजें बननी बची होती है वो भी कंप्लीट हो जाती है बनकर, ओके बच्चों। तो बच्चों अगर हम G1 फेज की बात करें तो यहाँ पर एग्जैक्टली सेल हमारी क्या करती है? ये जो है साइज में ग्रो करती है, प्लस सेल ऑर्गेनेल्स भी बढ़ते हैं और जितने भी प्रोटीन, RNA ये सब सिंथेसिस होता है। फिर सिंथेसिस फेज में बेसिकली मेनली अगर अपन बात करें तो DNA रेप्लिकेशन हो रहा है बच्चों। क्या हो रहा है? DNA रेप्लिकेशन। एंड फिर अगर मैं बात करूं यहां पर गैप 2 फेज में तो वहां पर क्या हो रहा है? गैप 2 फेज में जो है बच्चों इस फेज में जो साइज है वो तो बढ़ गई, DNA रेप्लिकेशन भी हो गया, पर अभी कुछ चीजें जो सेल्यूलर कंटेंट्स है जो रिक्वायर्ड होती है, मेनली अगर मैं बात करूं तो इस गैप 2 फेज में बेटा ट्यूबुलिन प्रोटीन का जो है ना सिंथेसिस होता है, मतलब बेसिकली ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है सो दैट आफ्टरवर्ड्स डिवीजन में हेल्प कर पाए। क्योंकि आपको पता है ट्यूबुलिन प्रोटीन ही जो है ये हेल्प करता है किस चीज में? स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में। और आपको पता है जब तक ये नहीं होगा तब तक डिवीजन नहीं होगी। एंड आफ्टर दैट उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होगा बच्चों? दैट विल बी कैरियोकाइनेसिस एंड देन आफ्टरवर्ड्स लास्ट वन विल बी साइटोकाइनेसिस। सो द ऑप्शन विल बी ECADB. So the option is 4. Let's move on to the next question. Okay बच्चों,
तो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन जीन थेरेपी ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है? सो द ऑप्शंस गिवन हियर आर रेट्रोवायरल वेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू दीज लिम्फोसाइट्स, क्या जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल्स एट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, और lymphocytes from patient's blood are grown in culture outside the body। देखो बेटा, ये सारे ऑप्शंस आप तभी सही कर पाओगे until and unless जब तक आपको पता नहीं होगा ADA डेफिशिएंसी क्या होती है, तब तक आप आंसर नहीं कर पाओगे बच्चों, ठीक है। तो ADA डेफिशिएंसी क्या होती है बेटा? एक्चुअली ये डैमेज करता है आपके इम्यून सिस्टम को। और इस डेफिशिएंसी में एग्जैक्टली होता क्या है? ये जो है म्यूटेशन कर देता है। म्यूटेशन की वजह से जो आपका ADA जीन है वो जो है बच्चा काम करना ही बंद कर देता है। अब आप पूछोगे मैम एडीए जीन की फंक्शनिंग क्या है? तो हियर इट इज रिटन एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो बेसिकली हमारे जो लिम्फोसाइट्स हैं, जो बेसिकली हमारे फाइटिंग सेल्स हैं हमारी बॉडी के, ठीक है, जो कि हमारे एंटीजेंस या फॉरेन एंटीजेंस, जो भी फॉरेन पैथोजन जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उनसे फाइट करने में हेल्प करता है। तो उसी को क्या करते हैं बेटा? ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर आप ये सोचो ना, अगर एडीए जीन रहा ही नहीं तो प्रोटेक्शन कैसे होगी? तो ऑब्वियसली इट इज गोना अफेक्ट योर इम्यून सिस्टम समहाउ, राइट? तो ये बेसिकली इम्यून सिस्टम को आपके डैमेज कर देता है। तो यहां पर जो ऑप्शन है, द ऑप्शन विल बी व्हाट? आंसर विल बी 2। मतलब क्या है बेटा? 2। अब आंसर 2 में क्या है? जीन जो है आइसोलेट की जाती है, कहां से? फ्रॉम मैरो सेल्स, बोन मैरो सेल्स बेसिकली, वहां पर ही तो सेल्स जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एडीए। ऑब्वियसली अगर हमें एडीए जीन को चाहिए, उनकी फंक्शनिंग चाहिए, तो एडीए जीन तो लानी पड़ेगी। वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं एंड इनटू सेल्स, कहां पर? एट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। ओके बच्चों, तो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस स्टैंड्स फॉर। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आए हुए हैं। एक्चुअली मैं अभी जो भी सवाल बताने वाली हूं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इसका फुल फॉर्म आपको जानना है और मैं लिख के दे रही हूं, आ जाएगा ये क्वेश्चन बेटा, आया हुआ है, आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। ओके, सो द ऑप्शंस हियर आर सी ट्यूमर इनहिबिटिंग प्लाज्मिड। अब बच्चे ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं आपको नीट में, सारे सिमिलर नहीं लग रहे, तो अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो आपको क्या होगा बेटा? होगी कंफ्यूजन। सो द आंसर हियर विल बी ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्या होगा बच्चों? द आंसर विल बी ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो शॉर्ट फॉर्म जो टीआई प्लाज्मिड है उसका फुल फॉर्म है बच्चों ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जिसका नाम क्या है? एग्रोबैक्टीरियम। किसका नाम है टीआई प्लाज्मिड बच्चों? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसेंस। मैं बस यही बोल रही हूं कि ये सवाल में भी ऐसे ही बिल्कुल ना आए, बट आपको कहीं ना कहीं उल्टा पुल्टा करके कुछ तो देगा बेटा इससे कनेक्टेड। तो आई एम टेलिंग यू कि सर हर चीज यहां पर याद रखनी है कि टीआई प्लाज्मिड किसका नाम है? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसेंस का। टीआई प्लाज्मिड कहां से आया? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसेंस से, ठीक है। चलिए अब चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following factors will not affect the Hardy-Weinberg equilibrium? अब देखो बच्चा, अगर Hardy-Weinberg equilibrium की बात करें तो यहां पर देखो ऑप्शंस है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस, ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जहां पर जो Hardy-Weinberg equilibrium को नहीं इफेक्ट करेगा? आपको पता है जिसको इक्वल टू क्या होता है? आपको याद ही होगा फॉर्मूला, क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो यहां पर जो ऑप्शंस है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन माइग्रेशन, कांस्टेंट जीन पूल, इन सब में से कौन सा ऐसा है जो नहीं इफेक्ट करेगा? तो दैट विल बी बच्चों जीन रिकॉम्बिनेशन। एंड लेट मी राइट डाउन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर यू, जो कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है, विच यू नीड टू रिमेंबर बच्चों। इसका क्या होता है? दिस इज द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम है। This is, I'm telling you, very important. You need to remember this. Okay? तो here genetic recombination होने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, but other than that, तो आपको याद रखना है कि other than that कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अफेक्ट करेगी हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को? तो that will be genetic drift, जीन माइग्रेशन एंड कांस्टेंट जीन पूल। अगर बेटा इन तीनों चीजों में से कुछ भी होता है तो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो इधर उधर होने के फुल ऑन चांसेस हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहां पर आपको काफी सारी जो है दी हुई है, तो आप बोलोगे मैम
यहाँ यहीं पर तो हमें कंफ्यूजन होती है और हमें लगता है कि मैम एक तो मैच कर पाते हैं पर क्या दूसरा कर पाएंगे, तीसरा ये 4 मैचिंग अगर सही से नहीं हुई। तो इसीलिए बेटा आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, डिटेल्ड में चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पर कोई बात नहीं, यहाँ इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो लिस्ट 1 में देखते हैं पॉन्स, फिर हाइपोथैलेमस है आपका, फिर मेडुला है एंड फिर सेरिबेलम है। सबसे पहले पता है क्या करूँगी मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, आई विल गो टू द सेरिबेलम। आपको याद होगा कि सेरिबेलम की फंक्शनिंग क्या होती है। सेरिबेलम की फंक्शनिंग होती है बेटा, ये जो है आपको क्या करता है, आपका पोस्चर मेंटेन करता है। आप जिस भी तरह से लाइक वॉट एवर, लाइक आई एम स्टैंडिंग राइट, आई एम एबल टू मेंटेन, आई एम एबल टू बैलेंस माई बॉडी, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द सेरिबेलम ओनली। ठीक है, सो द आंसर हियर विल बी सेरिबेलम का क्या हो जाएगा बेटा, डी का क्या हो जाएगा, रेगुलेट्स पोस्चर एंड बैलेंस। तो डी का क्या हो जाएगा 1। चलो ढूंढते हैं डी का 1 किधर है। ओ इट इज हियर। तो सी अगर बच्चों आपने एक आंसर ऐसा कलेक्ट कर लिया ना तो आपके लिए बहुत इजी होगा। देखो कहीं और पे है ऑप्शन, नहीं है ना, ओनली 1 ऑप्शन इज देयर जहां पर डी का क्या है बच्चों 1 है। ठीक है, क्या है जहां पर डी का ऑप्शन 1 है। तो बेटा बस सिंपली आपका तो वैसे ही क्लियर हो गया। तो आंसर क्या हो गया, द आंसर विल बी 2। तो पॉन्स का क्या हो गया बेटा, ए का 3। ये क्या कर रहा है, कनेक्ट्स डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। फिर हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शनिंग है, हाइपोथैलेमस की फंक्शनिंग है आपको पता ही है, ये कर रहा है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, जो कि नर्वस सिस्टम का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, एंड जो कि एंडोक्राइन को भी काफी मेंटेन करता है। हाइपोथैलेमस तो आपको पता ही है भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड के भी ऊपर बैठा है, पिट्यूटरी ग्लैंड का भी प्रिंसिपल है बच्चों। क्यों, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड तो ऑलरेडी मास्टर है, उसके ऊपर भी एक हेड है जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, वो प्रिंसिपल ही हमारा हाइपोथैलेमस है। ओके, नाउ मेडुला की बात करें अगर, तो मेडुला क्या है बेटा, मेडुला जो है उसकी फंक्शनिंग क्या होगी, इट कंट्रोल्स रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशंस व्हिच इज हियर, गैस मेडुला ऑब्लोंगेटा, इट इज प्रेजेंट हियर। ओके, नाउ सेरिबेलम तो अपने को ऑलरेडी पता है, द आंसर विल बी, तो आंसर इज ऑलरेडी क्लियर। सो दैट्स हाउ यू नो आपको स्मार्टली वर्क करना है, रादर देन डूइंग यू नो बहुत ज़्यादा टाइम एकदम से जो है ना, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा एक क्वेश्चन पे। अब चलो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल और ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, कौन से ऐसे मेथड हैं जो नेचुरल या ट्रेडिशनल नहीं है। देखो बच्चों, पहले कोई भी ऐसे कॉन्डम्स और ये सारी चीज़ें नहीं आती थी, कोई भी बैरियर्स नहीं आते थे, तो पहले जो है लोग नेचुरली कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते थे, मेथड्स होते थे कुछ नेचुरली करने का। ठीक है, जिसकी वजह से क्या, फर्टिलाइजेशन को रोकना होता था। तो इनमें से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो क्या होते हैं, मतलब नेचुरल वाला नहीं है। तो बेटा कोइटस इंटरप्टस, ये आपने अगर सुना होगा, आपको पता होगा, कोइटस इंटरप्टस इज ऑल्सो अ प्रोसेस जो क्या होता है, इजैकुलेशन से पहले ही इफ द मेल पार्टनर इज रिमूविंग द पेनिस फ्रॉम द विजाइना, तो दैट इज ओनली द कॉल्ड एज कोइटस इंटरप्टस। फिर पीरियड एब्स्टिनेंस, ठीक है, मतलब आप पीरियोडिक एब्स्टिनेंस की मतलब आप जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वुमेन का चलता है उसके अकॉर्डिंग जो है आप डेज अगर सही से कैलकुलेट कर लो तो पॉसिबिलिटी होती है कि अगर आप ओव्यूलेशन पीरियड के टाइम पे नहीं होगा, ठीक है, कोइटस, तो उस टाइम पर फर्टिलाइजेशन, मतलब अगर उस टाइम में अवॉइड करें तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस कम होते हैं। लैक्टेशनल एमिनोरिया, जब मदर जो है बेसिकली जब मदर आफ्टर डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड 6 मंथ्स तक लैक्टेशनल पीरियड होता है, तो उस वक्त भी अगर मतलब कि, तो दीज आर द यू नो नेचुरल मेथड्स। वेराज अगर हम वॉल्ट्स की बात करें तो वॉल्ट्स क्या है बच्चे, एक बैरियर मेथड है जो कि क्या है, अ टाइप ऑफ बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बेसिकली सर्वाइकल कैप या वॉल्ट कैप इसको बोलते हैं, जिसमें सर्विक्स, जो हमारा सर्विक्स वाला रीजन होता है वेजाइना के जस्ट ऊपर वाला रीजन, उसको जो है क्लोज कर देता है सो दैट स्पर्म जो है उसके ऊपर जाए ही ना और यूट्रस के थ्रू अपने फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचे ही ना। ये दिस इज द यूट्रस एंड दीज बोथ हैंड्स आर माय फैलोपियन ट्यूब, तो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं बच्चे, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। ठीक है, तो आंसर समझ में आया, अरे आंसर तो मैंने बताया ही नहीं, आंसर इज 4th वॉल्ट्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, फिर से आ गया मैच द फॉलोइंग बेटा, बट ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे इसीलिए यहां पर दिख रहे हैं। तो आप देखो, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ओ माय गॉड क्या क्या है ये चीजें। चलो देखते हैं,
बच्चों बहुत आसान है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसको आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि आपको ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और यहाँ पर हम कंफ्यूज भी बहुत होते हैं बच्चों। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम, जो कि हमेशा आप कुछ भी हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमेशा जो नॉर्मल ब्रीदिंग और अपन ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं हर वक्त टाइडल वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, प्लस क्या होगा इसमें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा। ठीक है बच्चों, फिर आएगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, तो इसमें आपको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, क्या होगा प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। अगर हम वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो दैट विल बी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर मैं बात करूं ना बेटा, और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, जब आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हो ना तो उसको, तो जो आता है उस मतलब एयर हमारे लंग्स के अंदर, उसी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम तो जनरली रहता ही है, प्लस तो अगर हम और ज्यादा ले लिए तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी उसमें ऐड हो जाता है। सेम गोज फॉर द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो हियर बच्चों द आंसर विल बी व्हाट? द आंसर विल बी 1। ओके, सो द आंसर विल बी 1। तो ये बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, इनमें से कहीं पर से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ द फ्लिपर्स ऑफ द पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर द एग्जांपल ऑफ द व्हाट काइंड ऑफ इवोल्यूशन? एडाप्टिव रेडिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो बच्चों द आंसर विल बी कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। आपको पता है कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है? फ्लिपर्स ऑफ द पेंगुइन्स, बेटा फ्लिपर्स ऑफ द पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, देखो दोनों का क्या है स्ट्रक्चर, क्या है डिफरेंट है, बट दोनों ही क्या है बच्चे, दोनों ही क्या है सिमिलर फंक्शन के लिए यूज हो रहे हैं। दोनों का स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है बट दोनों ही क्या है सिमिलर फंक्शन के लिए यूज करें। किस चीज के लिए? स्विमिंग के लिए, राइट? तो इसीलिए इस टाइप के इवोल्यूशन को बोलते हैं हम कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। अगेन द मैच द फॉलोइंग इज हियर। ओके, ओ यहां पर तो आंसर भी लगा हुआ है, कोई बात नहीं, फिर भी चलो देखते हैं। अब देखो बेटा, अगर हम डाउन सिंड्रोम की बात करें तो आपको पता है डाउन सिंड्रोम कैसे होता है? डाउन सिंड्रोम जो है इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम इन 21st क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है डाउन सिंड्रोम में, बिल्कुल मेंटली जो है ना बच्चे रिटार्डेड पैदा होते हैं। ठीक है, बहुत सारे मोस्ट ऑफ द मतलब काफ़ी सारी जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं होती, इम्प्रॉपर बॉडी, मतलब सब कुछ इम्प्रॉपर होता है। ठीक है, अगर हम चलो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम जो कि काफ़ी फेमस सिंड्रोम है, वो कैसे होता है? तो इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। किसकी वजह से होता है? एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम जब होगा तो उसी को हम बोलते हैं क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। नाउ अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है बच्चों? ये होता है 16th क्रोमोसोम में प्रॉब्लम की वजह से, एंड बीटा थैलेसीमिया इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द 11th क्रोमोसोम। ओके, सो द आंसर हियर विल बी 3rd। ओके, नाउ फिर से मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो बेटा अब चलो देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। वाह, आपको तो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ना काफी ज्यादा। तो चलो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है। आपको चूज करना है द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो बच्चों मॉर्फिन के बारे में आपने सुना होगा, काफी ज्यादा इफेक्टिव सेडेटिव होती है जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव सर्जिकल मेथड्स होते हैं, किसी भी चीज सर्जरी में जाते हैं तो वहां पर मॉर्फिन का यूज किया जाता है। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर द इफेक्टिव सेडेटिव इन सर्जरी। अब देखो बच्चों, अगर हम हेरोइन की बात करें तो हेरोइन किससे निकलता है बताओ जरा मेरे को। हेरोइन बेटा पैपेवर सोमनिफेरम, यहां पर आप देख रहे हो ओपियम पॉपी, क्या देख रहे हो? ओपियम पॉपी। चलो इसका आंसर देखते हैं एक बारी। आंसर क्या है बच्चे? आंसर विल बी 4। ठीक है, तो बेटा यहां पर देखो ए का क्या होगा। अब देखो बेटा यहां पर सी का मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको 1। ठीक है, सी का 1 जो है 2 ऑप्शंस में है। ठीक है बच्चे, सी का 1 जो है 2 ऑप्शंस में है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर हेरोइन की, तो हेरोइन का क्या होगा बच्चे? ये मैंने बताया ओपियम पॉपी, जिसका साइंटिफिक नेम है पैपेवर सोमनिफेरम। ठीक है बच्चों, तो ये जो है ओपियम पॉपी के ही बाय प्रोडक्ट्स होते हैं हेरोइन। ठीक है, उससे आते हैं। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम सी का हमने ऑलरेडी बोल रखा है। कोकीन कहां से आएगा बच्चे? कोकीन विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एरिथ्रोजाइलम। ठीक है, मतलब बेसिकली कोका प्लांट होता है उससे मिलता है। ठीक है, नाउ मैरिजुआना क्या होता है बच्चों? मैरिजुआना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रही हूं, दिस ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज फ्रॉम द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज गोना कम इन योर एग्जाम। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से सुनो, बड़े ही ध्यान से। PBR 322 क्या है ये? द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग रेस्ट्रिक्शन साइट्स इन ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR 322। सो बेसिकली दिस इज क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 और इनका जो है X और Y जीन्स का रोल क्या है इस पर्टिकुलर वेक्टर में, उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है बेटे, तो यहां पर चलिए आंसर है 2, जरा देख लेते हैं कि क्या है। Option 1 is the gene X is responsible for resistance to antibiotics and Y for protein involved in replication of plasmid। तो बेटा आंसर 2 में क्या है? जीन X जो है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर। वाई? बिकॉज ये ORI है बेटा, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो ये कंट्रोल करता है कि कितनी कॉपीज बन रही हैं। ठीक है, एंड वाई किस चीज के लिए है? फॉर प्रोटीन जो इन्वॉल्व होगा फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ओके, सो आई होप आई एम क्लियर। और यहां पर आपको पता है 2 टाइप्स के क्या होते हैं बच्चों? 2 टाइप्स के एंटीबायोटिक्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो PBR 322 है, ये 2 टाइप्स के एंटीबायोटिक्स के लिए रेसिस्टेंट होता है। कौन कौन से हैं? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस, और कौन सा है? चलो कमेंट करके बताओ कि दूसरा एंटीबायोटिक कौन सा है जिसके लिए ये PBR 322 वेक्टर जो है रेसिस्टेंट है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वियोलाई? ओके, तो क्या आपको पता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है? बिल्कुल पता होगा बेटा। ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके जो है हाथ से हाथ मिलाकर आपके ब्लड में घूमता है, और इन दिस वे ऑक्सीजन जो है आपके हर एक सेल के पास ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल? अगर हमें फॉर्मेशन करनी है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, कहां पर? एल्वियोलाई में, तो क्या होना चाहिए? द आंसर विल बी 2 हाई PO2। एक तो ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा होना चाहिए, प्लस लेसर H+ कॉन्सेंट्रेशन, तभी क्या होगा बच्चों? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जो है फॉर्मेशन होगी। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और आपको पता लगाना है कि इनमें से करेक्ट कौन से हैं। एनालिट्स आर ट्रू सिलोमेट्स। अरे भाई ये तो पहला ही ऑप्शन सही निकला। ठीक है, तो बेटा यहां पर बताना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में से ऑप्शन कौन से करेक्ट आंसर है। तो बेटा ए ही करेक्ट है, सो द ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब? अगर हम फेलोपियन ट्यूब की बात करें बेटा, फेलोपियन ट्यूब, आई टोल्ड यू दीज हैंड्स, जस्ट सोचो, इमेजिन कि ये जो दोनों मेरे हाथ है, ये क्या है? फेलोपियन ट्यूब्स हैं। ठीक है बेटा, ये जो है ना फिंगर्स वाले पास्ट, इनको हम क्या बोलते थे? फिम्बरी है। ठीक है, जो कि ओवरी से क्या करता था? कलेक्ट करता था किसको? ओवम को। जब ओवरी क्या करती थी? रिलीज करती थी ओवम। ठीक है बेटा, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं अपन? क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम बोलते हैं बच्चों। और जो ये मिडिल वाला पार्ट है, जो मतलब थोड़ा सा क्या होता है? स्वेल्ड पार्ट होता है, उसको हम एम्प्यूला बोलते हैं। ठीक है, एंड जो यूट्रस के पास होता है उसको हम इस्थमस बोलते हैं। तो बच्चों यहां पर जो इन तीनों को छोड़ के जो बाकी का पार्ट है वो क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ यूट्रस बेटा, नॉट अ पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। सो द आंसर हियर विल बी यूट्राइन फंडस। ओके, बिकॉज इस्थमस, इनफंडिबुलम एंड एम्प्यूला आर द पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब, और उसमें भी एम्प्यूला इज क्या? यहां पर क्या होता है बच्चों? फर्टिलाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो रहा है। क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो रहा है बच्चों। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अब ये जो है बच्चों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है उसके बारे में, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब टी 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 करता है, कई बार सीरियल में जब कोई मरने वाला होता है तो टी ऐसे हो जाता ना, और ये ग्राफ जो है वो सीधी हो जाती है। तो इसी ग्राफ के बारे में बेटा अभी देखते हैं। तो आप देखो यहाँ पर P वेव है, QRS है, T है एंड TP गैप है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जरा देख लेते हैं। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम में, और 11th क्लास कई बार ना अपन थोड़ा वो भी हो जाते हैं, मतलब जो 12th वाले बच्चे वो बोलते हैं मैम 12th तो हो गया था बट 11th में ना काफी प्रॉब्लम हो गई। तो चलो इसको जल्दी से कर लेते हैं। आपको पता है बच्चों, हमारी हार्ट बीट जितनी बार करती है वो हम कैसे पता लगा सकते हैं? उस टीटी वाले ग्राफ से। आप देखते होंगे इस तरीके से ग्राफ जाती
है ना, इस तरीके से ग्राफ जाती है, राइट। तो ये जो बेटा है ना, ये जो ऊंची वाली ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसी को क्या बोलते हैं, QRS कॉम्प्लेक्स। तो जितनी बार ये लाइन जा रही है उतनी बार हम ब्रीथ कर रहे हैं, कि उतनी बार हमारी हार्ट जो है बीट कर रही है, ठीक है, उतनी बार क्या हो रही है, हमारी हार्ट जो है बीट कर रही है, ठीक है, तो उतनी बार जो है QRS कॉम्प्लेक्स बनता है। तो बच्चों चलो देखते हैं कि एग्जैक्टली इसमें होता क्या है। अब जैसे देखो यहां पर जो है QRS कॉम्प्लेक्स में क्या होगा बेटा, अब देखो यहां पर ना एक तो P वेव है, फिर QRS, तो चलो सबसे पहले QRS कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। आपको पता है QRS कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब ना वेंट्रिकल्स जो है वो क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और ब्लड को क्या करती हैं, एओर्टा में रिलीज कर देती हैं। क्या होता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और ब्लड को एओर्टा में रिलीज कर देती हैं। तो इस टाइम को बोलते हैं बेटा क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती हैं उसी को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। और इस तरह ब्लड जो है हमारे एओर्टा में जाके ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, ठीक है बच्चों। नाउ तो ये कहां से जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाएगा बच्चों, और राइट वेंट्रिकल से किधर जाएगा, जरा बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, राइट वेंट्रिकल से आपके जो ब्लड है वो कहां जाएगा, कहां जाएगा, इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। बच्चों कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, तभी तो फिर होगा ऑक्सीजनेशन, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब देखो बेटा, अब यहां पर क्या है, तो अब QRS कॉम्प्लेक्स का तो हो गया। अब P देखो बेटा, P में क्या होगा, हार्ट मसल्स क्या होगा, P में जो है डीपोलराइजेशन किसका होगा, एट्रिया का। भाई पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके बाद ही तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना। पहले एट्रियम की बारी आएगी उसके बाद तो वेंट्रिकल्स की बारी आएगी। पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर क्या होता है, ब्लड जो है एट्रियम से कहाँ जाता है बच्चों, वेंट्रिकल्स में। फिर वेंट्रिकल्स जब ब्लड से फिल्ड अप हो जाता है तो वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर हमारे ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स में क्या जाता है, ब्लड पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। और टी वेव में क्या होगा बच्चों, अब डीपोलराइजेशन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन बहुत हो गया, अभी हमारा हार्ट ना एकदम थक गया है, ठीक है, तो अभी ये रिलैक्स करेगा। क्या करेगा बेटा, रिलैक्स करेगा। तो सी का क्या होगा, सी का क्या होगा बेटा, सी का क्या होगा, फोर्थ होगा, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो रिलैक्स, रिलैक्स, RE से रिलैक्स, RE से रीपोलराइजेशन, रिलैक्स कर रहा है हमारा वेंट्रिकल्स, ठीक है बच्चों। तो पूरा ही हार्ट जो है मतलब रिलैक्स कर रहा है हमारा वेंट्रिकल्स, ठीक है। और फिर क्या होता है, टीपी गैप। टीपी गैप में क्या होगा बच्चों, ये रहा आपका। अब यहाँ पर हार्ट मसल्स जो है इलेक्ट्रिकली साइलेंट होते हैं, बोले हाँ ठीक है अभी थोड़ा देर का मेरे को शांति दे दो, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ABCD with respect to spermatogenesis. Okay, so here ये क्या है, GnRH मतलब क्या होता है बेटा, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है बेटा। गोनाड्स को डेवलप कराने में, गोनाड्स से जो भी हार्मोन रिलीज होते हैं जब आप प्यूबर्टी रीच कर जाते हो तो यही तो काम करता है बेटा, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज होती है, ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज देती है कि चलो भाई ये वाला हार्मोन रिलीज करो और ये वाली फंक्शनिंग स्टार्ट करो अब, ठीक है, समय आ गया है, ठीक है। देखो तो ये जो है रिलीज करेगा दो हार्मोन, LH, और ये वाला क्या होगा बच्चे, ये होगा FSH। दूसरा हार्मोन क्या होगा, LH एंड FSH। LH इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जरा देख लेते हैं कि इन दोनों का काम क्या है बच्चों। देखो देखो बच्चों, यहां पर LH और यहां पर है FSH, तो बेटा ये जो ऑप्शन है ये फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ए यहां तो FSH, फिर ये LH जो है ये से क्या होगा, लेडिक सेल्स। ये क्या होता है बेटा, लेडिक सेल्स, जो कि आपको पता है ये मदर ऑफ द स्पर्म सेल है, बेसिकली पूरा ही मतलब नरिश करती हैं आपके स्पर्म को, ठीक है। तो नरिश करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं इन एवरी वे, सो दैट स्पर्म जो है बिल्कुल हेल्दी और परफेक्ट हो, ताकि फर्टिलाइजेशन में ईजिली पॉसिबल हो पाए फर्टिलाइजेशन। नाउ द सी विल बी, यहां पर क्या होगा FSH में सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स ये क्या करना है, सर्टोली सेल्स यहाँ पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो सर्टोली सेल्स में जो है पूरा जो है ग्रोथ और जो भी, ठीक है, उस फॉलिकुलर ग्रोथ में क्या करता है FSH जो है हेल्प करेगा सर्टोली सेल्स को मेंटेन करने में। सॉरी, सर्टोली सेल्स
ओके बच्चों चलो शुरू करते हैं। तो जीएनआरएच यहाँ पर क्या है, जीएनआरएच जो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, जो कि जब आप प्यूबर्टी एज रीच करते हो, तो तभी आपका ये हार्मोन जो है रिलीज होना शुरू होता है एंड इट स्टार्ट्स रिलीजिंग टू हार्मोन। और जीएनआरएच कहाँ से रिलीज होता है, फ्रॉम योर हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज होता है। इट गिव्स मैसेज टू योर एंटीरियर पिट्यूटरी एंड देन एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीजेस दीज टू हार्मोन्स, these are LH and FSH. LH is luteinizing hormone and FSH is follicle stimulating hormone। बच्चों LH जो है वो क्या करता है, लेडिक सेल्स, ठीक है, लेडिक सेल्स का काम क्या है, एंड्रोजन सिक्रीट करना। अब एंड्रोजन सिक्रीट होगा तभी तो क्या होगा बच्चों, हो एक हार्मोन प्रोड्यूस होगा जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। बेटा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन आपको पता है मेल हार्मोन का नाम है, ये किस चीज में हेल्प करेगा, स्पर्मेटिड्स के फॉर्मेशन में। अब इधर अगर अपन बात करें तो इधर क्या होगा बच्चों, इधर जो है एफएसएच जो है सर्टोली सेल्स को हेल्प करेगी एंड सर्टोली सेल्स को हम मदर ऑफ द, मतलब हम माँ भी कह सकते हैं, किसकी, अरे स्पर्म मदर सेल भी बोल सकते हैं, स्पर्म की माँ है, बिल्कुल उनका ख्याल रखती है जैसे आपकी माँ आपका ख्याल रखती है इन सो मेनी वेज। ब्लड टेस्टिस बैरियर मेंटेन करना, क्लीन रखना, ठीक है, जो भी डेड स्पर्म सेल है उनको जो है हटा देना, ठीक है। तो इस तरीके से सर्टोली सेल्स जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना हेल्प करता है किसको, स्पर्म को ग्रो करने में, ठीक है। एंड देन फाइनली क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस। सो द आंसर विल बी 1। Let's move on to the next question बच्चों। सो बच्चों वी वर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन जिस पर आप देख सकते हो, एज पर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज बी पॉजिटिव एंड मदर का ब्लड ग्रुप जो है दैट इज ए पॉजिटिव। सी ओके, एंड जो चाइल्ड है उनका क्या है ब्लड ग्रुप, दैट इज ओ पॉजिटिव। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मदर फादर एंड चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा एग्जैक्टली। ओके, सो फॉर दैट आपको पता होना चाहिए कि उस ब्लड ग्रुप, इनके ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप हम कैसे लिखेंगे एग्जैक्टली। तो बच्चों आपको पता है यहां पर फादर के ब्लड ग्रुप के बारे में दिया गया है कि वो बी ब्लड ग्रुप है, राइट। क्या है, फादर का ब्लड ग्रुप जो है दैट इज बी। ओके, सो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, देखो बेटा अगर बी ब्लड ग्रुप है तो उसको या तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो दैट कुड बी written as this and written as this as well. So these can be the possible genotypes. Now अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर जो चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप जो है दैट इज O, क्या है बेटा, उसका ब्लड ग्रुप जो है O है, O पॉजिटिव। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, उनके मदर और फादर के जीनोटाइप में ये जो है एक इस तरीके से रहना ही चाहिए, राइट। ये जो आई है जिसको हम तो दोनों मिलके तभी तो बनाएंगे, है ना, तभी तो फादर से भी ये आई आ गया एंड क्या हो गया बेटा, मदर से भी एक आई आ गया एंड दैट्स हाउ ओ ब्लड ग्रुप जो है बन जा रहा है। तो दैट्स हाउ द आंसर विल बी ए ओनली, ठीक है बच्चा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। क्यों, बिकॉज फादर से भी आई आ गया और मदर से भी, तो इस तरीके से जो है ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ओ पॉजिटिव। तो ये ब्लड ग्रुप अगर हम बात करें तो जीनोटाइप क्या होगा बच्चों, किनका, फादर मदर एंड चाइल्ड का। तो फादर का बी पॉजिटिव, इस तरीके से लिखेंगे जीनोटाइप IBI। ए पॉजिटिव दैट इज द मदर्स ब्लड ग्रुप, दैट कुड बी रिटन एज IAI। एंड क्योंकि बच्चा ओ पॉजिटिव है तो उनमें तो ये होगा ही नहीं ए और बी, तो इसमें क्या होगा, स्मॉल आई 2, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये आंसर बिल्कुल क्लियर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है बच्चों, तो अभी हमें जानना है कि ये स्टेटमेंट 1 करेक्ट है या नहीं है। Statement 2 says inner membrane of mitochondria is relatively less permeable as compared to chloroplast. Okay, so now in above statements के according we have to choose the most appropriate answers from these 4 options, right? So let's see. देखो बच्चों अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, इम्परमिएबल होता है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। यस, ये तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये दोनों ही ऑर्गेनल क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स ही हैं। तो ये स्टेटमेंट तो चलो हो गया करेक्ट। अब स्टेटमेंट 2 की अगर मैं बात करूं तो स्टेटमेंट 2 सेज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बच्चे, क्या बोल रहा है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको बोल रहा है लेस परमिएबल। बट क्या आपको दिख रहा है यहां पर, इज इट लेस परमिएबल, सॉरी दैट विल बी परमिएबल, इज इट लेस परमिएबल बच्चों,
नो, इट्स नॉट लेस परमिएबल बेटा, इट इज इम्परमिएबल, इट इज कंप्लीटली इम्परमिएबल। मतलब ये अलाउ ही नहीं कर रहा है कोई भी सब्सटेंस को अंदर आने के लिए। नाउ इफ विल सी द क्लोरोप्लास्ट, तो ये बच्चों क्या है, दैट इज लेस परमिएबल। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका लेस permeable, okay, तो ये हो गया less permeable. So what will be the answer? The answer will be statement 1 तो correct है, ठीक है बच्चों, statement 1 तो correct है, but statement 2 is incorrect. Okay, so now let's move on to the next question. ठीक है, तो I hope it is clear. Now, habitat loss and fragmentation, overexploitation, alien species invasion and coextinction are causes of. अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए ये तो होती क्या है ये चीजें बेटा। हैबिटेट लॉस मतलब ऑल ओवर अगर किसी चीज का लॉस हो रहा है, मतलब हैबिटेट किसको, जिसमें अपन रहते हैं उसी को तो बोलते हैं, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या फिर एलियन स्पीसीज इन्वेजन हो रहा है या फिर को एक्सटिंक्शन हो रहा है, तो ये किस चीज की वजह से हो सकता है, व्हाट कुड बी द कॉजेस, क्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो सकता है, क्या कंपटीशन कुड बी द रीजन, और बायोडाइवर्सिटी लॉस कुड बी द रीजन, और देयर विल बी नेटलिटी। सो बेटा द ऑप्शन हियर विल बी आंसर 3। क्यों, क्योंकि यहां पर बायोडाइवर्सिटी लॉस ही जो है ये ही habitat loss and fragmentation, overexploitation, alien species invasion and co-extinction ये causes for किस चीज के लिए है, biodiversity loss का, ठीक है बच्चों। Let's move on to the next question. Now the appearance of recombination nodules on homologous chromosomes during meiosis characterizes. Okay बच्चों, अब हम देख रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं meiosis की। तो आपको पता है meiosis क्या है, एक टाइप का रिडक्शनल डिवीजन है, जहां पर क्या होता है बच्चों, अगर पेरेंट में 4 क्रोमोसोम है तो डॉटर में क्या होगा, डॉटर सेल्स में 2 क्रोमोसोम ही होंगी। क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है किसके, विथ रिस्पेक्ट टू द पेरेंट क्रोमोसोम, ठीक है बच्चों। तो यहां पर बात करें, अगर हम मियोसिस 1 में बात करें तो कुछ स्टेप्स होते हैं, राइट। मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में, है ना बेटा, तो प्रोफेज 1 में एक स्टेप होता है, आपको पता होगा, यहां पर क्या हो रहा है, जिसमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं, कहां पर, होमोलोगस क्रोमोसोम में बच्चों। तो ये जो है उसी टाइम क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है बेटा, क्रॉसिंग ओवर होता है, और उस स्टेज को क्या बोलते हैं, पेकाइटिन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, पेकाइटिन स्टेज बोलते हैं, जो कि मेयोसिस 1 का स्टेज है, वेयर क्रॉसिंग ओवर अकर्स। और ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का होमोलोगस क्रोमोसोम में, तो ये कुछ इसी तरीके से कैरेक्टराइज होता है। ये वही साइट्स है जहां पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है क्रॉसिंग ओवर एग्जैक्टली कैसा होता है? Let me show you बच्चों, let me show you, ठीक है। So that's how you know, एक ही साइड मैंने किया है, जरा इसको भी बढ़ा देते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि तो बेटा इस तरीके से जो है क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। और यही स्टेज ये कब होता है बेटा, पेकाइटिन स्टेज, जो कि मेयोसिस 1 का स्टेज है। आई होप इट इज क्लियर। सो द आंसर हियर विल बी 3। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question here is, what amount of energy is released from glucose during lactic acid fermentation? तो बच्चों ये आपको याद रखना है बेसिकली। तो चलो देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस दिए हैं, अप्रोक्सीमेटली 15%, more than 18%, about 10% और less than 7%. So the answer will be बच्चों less than 7%. तो ऑप्शन 4, ठीक है। Now let's move on to the next question. Which of the following occurs due to the presence of autosome linked dominant trait? ठीक है बेटा, यहां पर बोल रहे हैं ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेट ट्रेट। इसमें से 4 डिजीजेस दी हुई हैं, 4 प्रॉब्लमेटिक डिजीजेस दी गई हैं, दैट इज सिकल सेल एनीमिया, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया एंड थैलेसीमिया। तो बच्चों यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। क्या होता है बेटा, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, जिसमें होता क्या है एग्जैक्टली, प्रोलॉन्ग, बहुत देर तक मसल के जो है कंट्रैक्शन हो रहे होंगे, बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड मसल कंट्रैक्शन, तो इसी को बोलते हैं मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। क्यों होता है, व्हाई डज इट हैपन, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेट ट्रेट। तो मैं आपको तभी से बोल रही हूं कि बच्चों आपको ना उल्टा पुल्टा हर वे में याद रखना चाहिए। कैसे, हर वे में याद रखना है आपको कि क्या है,
ऑटोजोम लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट बोलना चाहे, अगर इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी प्रेजेंस ऑफ, तो वो क्या होगी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में होगी बच्चों। सिकल सेल एनीमिया, जिसमें आपको पता है म्यूटेशन की वजह से जो आरबीसी का शेप है वो क्या होता है, सिकल शेप का हो जाता है। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर जो भी रिलेटेबल आपको दिख रहा है उस तरीके से आपको याद रखनी है चीजें बच्चों, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इफ अ जेनेटिसिस्ट uses the blind approach for sequencing the whole genome of an organism followed by assignment of function to different segments, the methodology adopted by him is called as, इसको क्या बोलते हैं। तो बेटा ये जो है पूरी डेफिनेशन दे रखी है, क्या है, पूरी की पूरी डेफिनेशन दे रखी है कि अगर जेनेटिसिस्ट यूज कर रहा है ब्लाइंड अप्रोच, किस चीज के लिए, सीक्वेंसिंग के लिए, पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग के लिए किसी ऑर्गेनिज्म का, और उसको फॉलो बाय मतलब उसके आगे का स्टेप जो है असाइनमेंट ऑफ फंक्शन टू डिफरेंट सेगमेंट्स, तो इस मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट किया था, ठीक है, बाय हिम, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, सीक्वेंस एनोटेशन। तो आपको सिंपली याद रखना है यहां पर भी सीक्वेंसिंग की बात हुई है, तो सीक्वेंस एनोटेशन जहां पर मतलब सीक्वेंसिंग कर रहे हैं होल जीनोम का, ठीक है, अगर जेनेटिस्ट यूज कर रहा है एक ब्लाइंड अप्रोच फॉर सीक्वेंसिंग द होल जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो इसको अपन याद रखेंगे, क्या होगा बेटा, सीक्वेंस एनोटेशन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। नाउ व्हाइल एक्सप्लेनिंग इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज प्लस साइन इज असाइन्ड फॉर बेनिफिशियल इंटरैक्शन, माइनस साइन इज असाइन्ड फॉर डेट्रीमेंटल इंटरैक्शन, जीरो फॉर न्यूट्रल इंटरैक्शन। तो बेटा इस तरीके से अगर हम डिनोट करते हैं तो कौन सा इंटरैक्शंस है जो कि पॉजिटिव फॉर वन स्पेसीज एंड फॉर अनदर स्पेसीज जो है उसके लिए नेगेटिव होगा। तो ये तो आपको पता ही है बेटा, अगर हमारे बॉडी में, जैसे अगर हम जू का एग्जाम्पल है, जू जो होता है बेटा, जू जो आपके बालों में हो जाता है, तो क्या उससे हमें कोई फायदा होता है, नहीं ना, वो तो हमारा ब्लड सक कर रहे हैं, पर क्या हमें कुछ मिल रहा है वापस में, नहीं, उनको फायदा हो रहा है, बट वी आर एट लॉस, हमारा तो ब्लड सक हो रहा है। तो इस तरीके में जू जो है उसको क्या हो गया, बेनिफिट, बट हमें ह्यूमन को क्या हो गया, लॉस। तो ऐसे जो रिलेशन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे जो रिलेशन होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रेडेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, ऐसे जो रिलेशन होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रेडेशन। सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए व्हिच वन कैन बी कट इजीली बाय पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बेटा ये तो बहुत ही इजी है, ये तो बहुत ही इजी है। क्यों, देखो बेटा, अपन ने जाना है, अपन ने पढ़ा है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो कैसे होता है। जैसे मलयालम का एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि आप इधर से पढ़ो चाहे बैकवर्ड से पढ़ो, इसका जो है सिमिलर ही जाएगा। तो GAATTC, तो क्या लगता है आपको, GAATTC होगा तो 5 to 3 और इसको उल्टा लिखेंगे तो इसी को उल्टा 3 to 5 बोलेंगे। सो द आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी बच्चों 2। और कोई तो आप देखो ना, इस तरह का सीक्वेंस देखा है या कहीं पे, बताओ मेरे को, कहीं पे देखा है? तो यही वाला पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है, इसी को क्या करते हैं हम, यही जो है फॉलोइंग बेस सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए, जिसको हम इजीली कट कर सकते हैं। किस चीज के लिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। मैंने हमेशा बोला है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को ही क्या बोलते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर सीजर्स। क्या बोलते हैं बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को ही बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। ओके, चाहे आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोल लो या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बोल लो। जब इससे कट जाता है एक सीक्वेंस, एक जीनोम, ठीक है, तो उसके बाद जब अपन को इसको ऐड करना होता है और क्या होता है, स्टिकी एंड्स जनरेट हो जाता है। और ऐड हम कैसे करते हैं बेटा, डीएनए लाइगेज से। सो बेसिकली दैट वर्क एज अ फेविकॉल इन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो पहले कट किया, फिर हमने उनको ऐड किया। कट करने के लिए वी आर यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और ऐड करने के लिए वी आर यूजिंग डीएनए लाइगेज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Breeding crops with higher levels of vitamins and minerals for higher proteins और हायर प्रोटीन्स एंड हेल्थियर फैट्स, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ऐसी ब्रीडिंग क्रॉप जिसमें क्या होंगे, हायर लेवल ऑफ विटामिन्स होंगी, मिनरल्स भी होंगे, हायर प्रोटीन्स भी होंगी, और क्या होगा बच्चों, हेल्थियर फैट्स होगा। तो जब ऐसी क्रॉप हम ब्रीड करते हैं, ऐसी ब्रीडिंग क्रॉप ऐसी बनाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बायोफोर्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, बायोफोर्टिफिकेशन। तो जब ऐसा मेथड हम अप्लाई करके किसी क्रॉप में बनाते हैं उनको, तो इसको हम बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। सो बायोफोर्टिफिकेशन क्या है बच्चों, जिसमें सब कुछ हायर अमाउंट में होगा, हाई प्रोटीन, हाई विटामिन्स, हाई मिनरल्स एंड हायर
फैट भी जो होगा वो भी क्या होगा, अच्छा वाला होगा बच्चों। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चैम्बर्स लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड। ठीक है बेटा, तो ये जो है आपको क्रॉप एंड गिजार्ड से आपको याद आ रहा होगा, थोड़ा सा तो बर्ड पे चले जा रहे हैं। मतलब मुझे तो जैसे ही क्रॉप एंड गिजार्ड की बात आती है तो मेरे को याद आ जाता है अरे ये तो बर्ड से रिलेटेड है, तो आपको भी याद आना चाहिए। देयर आर 4 ऑप्शंस व्हिच आर गिवन हियर। ठीक है, तो लेट्स सी, इसका पहले आपको तो पता होना चाहिए बेटा मतलब। तो आप देख रहे हो यहां पर ना 4th ऑप्शन होगा, क्या होगा आंसर बेटा, 4th ऑप्शन। तो उसमें दिया हुआ है पैवो, सिटाकुला एंड कॉर्वस। तो पैवो का मतलब क्या है बेटा, पिकॉक है, ये आपको याद रखना है, साइंटिफिक नेम यहाँ यूज कर रहे हैं। ये तो आपको बच्चों कंफ्यूज करेंगे ही, आपको बस ये करना है कि अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया बच्चों, तो क्योंकि मैंने डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी तो आपके लिए हो गया आसान और आप ये सॉल्व कर पाओगे। सिटाकुला जिसके क्या होते हैं बेटा, पैरेट को बोलते हैं, पैरेट का साइंटिफिक नेम इज सिटाकुला। कॉर्वस इज क्रो। ठीक है, कॉर्वस क्रो का साइंटिफिक नेम इज क्रो। तो ठीक है बेटा, ओके। अब टेगमिना इन कॉकरोच अराइजेस फ्रॉम। अब टेगमिना होता क्या है बच्चों, यहां पर प्रोथोरेक्स, मिजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, और लास्ट ऑप्शन है प्रोथोरेक्स एंड मिजोथोरेक्स। तो सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए होता क्या है बेटा, मिजोथोरेक्स जो है उसी में क्या होता है टेगमिना। टेगमिना क्या होती है बेटा, अटैच्ड होता है। मिजोथोरेक्स मतलब मिडिल का। देखो बेटा कॉकरोच में ना कुछ इस तरीके से सेगमेंट्स होते हैं, मतलब ऐसे डिवाइडेड होता है, ये तो मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो है आगे वाला पोर्शन उसको हम प्रोथोरेक्स बोलते हैं, बीच वाला पोर्शन को मिजोथोरेक्स बोलते हैं, और लास्ट वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, मेटाथोरेक्स। ठीक है बच्चों, तो ये जो मिजोथोरेक्स है यहीं पर क्या है बेटा, विंग्स लगा होता है टेगमिना, जो कि फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स है, और इसी ये ही यूज होता है किस चीज के लिए, उड़ने के लिए बेटा, यूज फॉर द फ्लाइट। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो टेगमिना जो है बेटा कॉकरोच में वो अराइज कहां से होता है, फ्रॉम द व्हाट, फ्रॉम द मिजोथोरेक्स। कहां से अराइज होगा बच्चों, मिजोथोरेक्स। तो आपको याद होना चाहिए कि मिजोथोरेक्स क्या है और टेगमिना मतलब क्या होता है, मतलब फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स जो कि कहां से अटैच्ड होता है बेटा, मिजोथोरेक्स से, और ये किस चीज के लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर द फ्लाइट पर्पसेस। Now, this is important question. If the length of a DNA molecule, आपको length of DNA molecule given है और ये क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, काफी थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, जरा देख लेते हैं। तो what will be the approximate number of base pairs? यहाँ पर बोल रहा है कि base pairs का approximate number होंगे क्या? Options are given here 3.3 into base pairs 10 raised to power 9 base pairs, 6.6 into 10 raised to power 9 base pairs, 3.3 into 10 raised to power 6 base pairs, 6.6 into 10 raised to power 6 base pairs। जल्दी करके बताओ बच्चों, अगर नहीं हो रहा है तो चलो मैं बताती हूँ बेटा। ये जो है अगर हम डीएनए, यहाँ पर डीएनए की बात हो रही है, डीएनए स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, इट्स अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, राइट। अगर हम बात करें डीएनए स्ट्रक्चर बना किस चीज से, दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। किससे बना है बेटा, ये एक पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, और जो किससे बना है, शुगर, नाइट्रोजन बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप्स। आपको पता है ऑलरेडी ये इन चीजों से बना है, और अगर नहीं पता था तो याद रखो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी जल्दी लिख के बताओ कॉमेंट सेक्शन में, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ओके बच्चों, नहीं आता है तो ध्यान से रहो, ठीक है बेटा। और किस किस चीज का बना है, शुगर, नाइट्रोजन बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप। नाउ अगर हम बात करें, अगर हमें क्या पता है कि लेंथ बिटवीन, अगर हम बात करें 2 बेस पेयर्स इन डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, 2 बेस पेयर्स है, तो उनके बीच में लेंथ कितनी होती है बेटा, 0.34 नैनोमीटर। ये आपको पता होना चाहिए, कितनी लेंथ होती है, 0.34 नैनोमीटर। तो अगर अपन इसको ना इस तरीके से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 3.4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -10 मीटर। ओके, अगर अपन ने इसको कन्वर्ट किया, नैनोमीटर को किसमें बच्चों, मीटर में कन्वर्ट किया। नाउ इफ वी हैव टू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ डबल हेलिक्स, तो ये ना बेटा एक फॉर्मूला है विच यू नीड टू रिमेंबर एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है, ये याद रखना है। तो टोटल लेंथ ऑफ डबल हेलिक्स इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ, ये मल्टीप्लीकेशन है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स। तो आपको क्या लगता है, क्या क्या हमें पता है बेटा, हमें टोटल लेंथ भी पता है, हमें डिस्टेंस भी पता है बिटवीन बेस पेयर्स। तो क्या हम ये जो बीच का अमाउंट है, जो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स है, दैट जिसको हम एक्स मान सकते हैं, जैसे अपन ने मैथ्स में सॉल्व किया है, इन द सेम वे यहां पर भी सॉल्व करेंगे, इसको एक्स मान लेंगे तो क्या हमें निकल नहीं जाएगा, 2 वैल्यूज वी ऑलरेडी नो,
तो क्या एक वैल्यू इजिली नहीं निकल जाएगा बच्चों? तो लेंथ, टोटल लेंथ जो डबल हेलिक्स की दी हुई है इन आवर क्वेश्चन, दैट इज 1.1 मीटर्स. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बेस पेयर्स एंड वी ऑलरेडी नो द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, सो दैट इज 3.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. बेटा इसको हमने मीटर में क्यों कन्वर्ट किया? बिकॉज हमें जो लेंथ दी हुई है ना दैट इज ऑल्सो इन मीटर्स. तो आपको पता है यूनिट सेम होना चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, ठीक है. तो अगर हमें x निकालना है तो इस तरीके से जो है इसको जब हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर? 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर्स. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर. तो क्या हो गया बेटा आंसर? 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर्स. सो द आंसर हियर विल बी 1. ठीक है बेटा, क्या होगा? 1 विल बी द आंसर. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ. इन सीटू कंजर्वेशन रेफर्स टू, क्या क्या है ऑप्शन? प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम. सेकेंड ऑप्शन इज कंजर्व ओनली हाई रिस्क स्पीसीज. Third option is conserve only endangered species. Fourth one is conserve only extinct species. तो बेटा इससे भी क्वेश्चन आ जाएंगे. इट इज आई थिंक उससे रिलेटेड है, इकोलॉजी से. ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा ऑप्शन? यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा 3. तो ऑप्शन 3 जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ इंडेंजर्ड स्पीसीज को कंजर्व करते हैं. तो क्या आपको पता है इंडेंजर्ड स्पीसीज किसको बोलते हैं? जो कि एक्सटिंक्शन की कगार पर है. ठीक है, जो कि और जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो गए उनको तो अपन एक्सटिंक्ट ही बोलते हैं, राइट? ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपके 30 क्वेश्चंस बेटा, जो कि आज हमने इस सेशन में सॉल्व किए हैं. ट्रस्ट भी बच्चों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस. ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं तो अभी जो है अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और ये 30 क्वेश्चंस आपको लग रहा है और अगर आ गए बेटा आपके एग्जाम में, तो यहां पर इस यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना बेटा, बिकॉज दीज आर द मोस्ट रिपीटेड PYQs जो कि आने के काफी ज्यादा चांसेस है. तो अगर आपने ये सेशन देख लिया तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा. एंड टिल देन हमारे NEET.iquanta पेज जो हमारा इंस्टाग्राम है, जहां पर आपको काफी इंटरेस्टिंग जो है कंटेंट दिख जाएंगे, वो आप फॉलो कर सकते हो. ठीक है, जहां पर मैं आपको काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताती हूँ इन वेरी शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, लॉन्ग कॉन्सेप्ट को शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में समझाती हूँ बच्चों. एंड ये रहा हमारा वेबसाइट जहां पर आप हमारे जो भी कोर्सेज हैं उनके बारे में भी देख सकते हो. फिलहाल अगर आपके कोई भी जूनियर्स या फिर जो भी हैं, दे आर लुकिंग फॉर 1 year और 2 year कोर्सेज, वी आर गोना प्रोवाइड them up to 40% discount for that's an early bird discount offer. ठीक है, so you should opt for it. And आप हमारी स्क्रीन पर एक नंबर है, अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो हमारे काउंसलर्स से for any kind of help for your NEET 2025 or for your NEET 2026 or for your NEET 2027. So you are always welcome because we are iQuanta. We are already there to help you. ओके चिल्ड्रन, नाउ आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी हैं. तो बच्चों अगर आपको अच्छा लगा और आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चंस आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, तो जल्दी से लाइक करके दबाओ. ठीक है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना बच्चों, क्योंकि जब भी वीडियो जो है ऐसी आती रहेंगी. ठीक है बच्चों, एंड वन मोर थिंग, मैं NCERT के कॉन्सेप्ट्स लाइन बाय लाइन आपको समझा रही हूँ. अभी बहुत कम दिन रह गए and we are like thinking of oh my god हाई वाले चैप्टर्स कैसे शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में उसको रिवाइज करें. तो वी आर गोना मेक यू डू दैट बच्चों. डोंट वरी, जस्ट बी विद अस एंड वी आर गोना हेल्प यू इन एवरी वे पॉसिबल. थैंक यू एवरीवन. एंड जस्ट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना. तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट. यू आर गोना डू योर बेस्ट.